स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज की बनावट, उनकी मॉर्फोलॉजी पर अपनी बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा दूसरा भाग है। पिछली बार हमने कुछ सामान्य बदलाव देखे थे। आज हम कुछ और खास तरह की आकृतियों पर फोकस करेंगे। हमारे पास एक सोर्स इमेज है जिसमें कुछ स्पेसिफिक आरबीसी शेप्स दिख रहे हैं, जैसे स्पेरोसाइट्स, मैक्रो ओवलोसाइट्स, टारगेट सेल्स और हाँ, सिकल सेल्स भी। और साथ में कुछ नोट्स भी हैं जो इनसे जुड़ी बीमारियों और इनकी खासियतों के बारे में बता रहे हैं। तो आज का मकसद है इन आकृतियों को थोड़ा और गहराई से समझना, देखना कि ये खास शक्लें बनती क्यों हैं और ये किन हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं। चलिए शुरू करते हैं स्पेरोसाइट से। इमेज में ये कोशिकाएं साफ दिख रही हैं, छोटी हैं, ज़्यादा गहरी लाल और एकदम गोल। वो जो सामान्य आरबीसी में बीच का हल्का पीलापन होता है, सेंट्रल पालर, वो इनमें नहीं है। सोर्स नोट्स में ये भी लिखा है कि इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है। तो ये रेशो कम होने का मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्फेरोसाइट्स अपनी गोल शेप और वो सेंट्रल पैलर की कमी की वजह से मतलब काफी अलग दिखती हैं। और ये जो कम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत भी है और कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी। देखिए, नॉर्मल आरबीसी एक लचीली डिस्क जैसी होती है ना, ताकि वो पतली पतली खून की नलियों कैपिलरीज से आराम से निकल सके। लेकिन स्फेरोसाइट्स गोल होती हैं और कम लचीली। ये कम रेशो उन्हें नाजुक बना देता है, खासकर जब वो स्प्लीन यानी प्लीहा से गुजरती हैं। स्प्लीन का काम यह है पुरानी या एबनॉर्मल सेल्स को फिल्टर करना। तो ये गोल कोशिकाएं वहां फंसकर आसानी से टूट जाती हैं। इसी को हेमोलिसिस कहते हैं। अच्छा, हीमोलिसिस। तो ये गोलाकार शेप और कम लचीलापन ही इनके जल्दी टूटने का कारण है, जिससे फिर हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। सोर्स नोट्स में दो मुख्य कंडीशंस का जिक्र है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। क्या इन दोनों में स्फेरोसाइट्स बनने का कारण अलग होता है? हाँ, बिल्कुल। कारण अलग है, लेकिन नतीजा एक जैसा। स्फीरोसाइट्स का बनना और फिर उनका टूटना। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक जेनेटिक कंडीशन है। इसमें आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, उसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन में डिफेक्ट होता है, जैसे स्पेक्ट्रिन या एंकाइरिन प्रोटीन। इस वजह से मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रहती और सेल धीरे धीरे अपना सरफेस एरिया खोकर गोल हो जाती है। दूसरी तरफ ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो आरबीसीज पर चिपक जाती हैं। जब ये एंटीबॉडी कोटेड सेल्स स्प्लीन से गुजरती हैं, तो स्प्लीन के मैक्रोफेज सेल्स मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा, समझ लीजिए, नोच लेते हैं या काट लेते हैं। इस प्रोसेस में सरफेस एरिया कम होता जाता है और सेल गोल यानी स्फीरोसाइट बन जाती है। तो हाँ, एक में अंदरूनी जेनेटिक प्रॉब्लम है, दूसरे में बाहरी इम्यून अटैक। अच्छा, ये तो दिलचस्प है कि कैसे दो अलग-अलग रास्ते एक ही तरह की सेल मॉर्फोलॉजी पर खत्म होते हैं। तो मतलब स्फेरोसाइट्स दिखते ही हमें सोचना चाहिए हीमोलिसिस के बारे में, खासकर जो वंशानुगत हों या ऑटो इम्यून कारणों से हों। चलिए, अब सोर्स में जो दूसरी तरह की सेल्स दिख रही हैं उन पर आते हैं, मैक्रो ओवोलोसाइट्स। नाम से ही लग रहा है, मैक्रो मतलब बड़ी और ओवोलो मतलब अंडाकार। ये क्यों बनती हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है? मैक्रो ओवलोसाइट्स का दिखलादी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, खासतौर पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। ये एनीमिया आमतौर पर विटामिन B12 या फोलेट यानी विटामिन B9 की कमी से होता है। देखिए, ये दोनों विटामिन डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब इनकी कमी होती है तो बोन मैरो में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, खासकर आरबीसीज का, ठीक से नहीं हो पाता। सेल्स डिवाइड होने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन डीएनए ठीक से ना बन पाने के कारण मैच्योर नहीं हो पाती। साइटोप्लाज्म तो बढ़ता रहता है, लेकिन न्यूक्लियस का विकास पीछे रह जाता है। नतीजा, बोन मैरो बड़ी यानी मैक्रोसाइटिक और असामान्य आकार की अक्सर अंडाकार यानी ओवलोसाइटिक आरबीसीज बनाने लगता है। तो ये कोशिकाएं असल में मतलब एक तरह से अपरिपक्व है और ठीक से विकसित नहीं हो पाई विटामिन की कमी के कारण। अच्छा, सोर्स नोट्स में एक और चीज का जिक्र है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। इनका क्या कनेक्शन है मैक्रोओवेलोसाइट से या विटामिन की कमी से? हाँ, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी विटामिन B12 या फोलेट की कमी का एक क्लासिक साइन है। न्यूट्रोफिल्स एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, है ना? नॉर्मली उनके न्यूक्लियस में 3 से 5 हिस्से या सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन इन विटामिन्स की कमी में न्यूक्लियस का डिवीजन भी प्रभावित होता है और वो एबनॉर्मली ज्यादा हिस्सों वाला बन जाता है, 6 या उससे भी ज्यादा।
इसी को हाइपर सेगमेंटेशन कहते हैं। तो जब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में मैक्रो ओवुलोसाइट्स और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एक साथ दिखते हैं, तो ये मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया के डायग्नोसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये दोनों फाइंडिंग्स मिलकर विटामिन B12 या फोलेट की कमी की तरफ पक्का इशारा करती हैं। मिलकर एक तरह से डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। न्यूट्रिशन की कमी का असर सीधे खून के इन सेल्स की बनावट पे दिख जाता है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प शेप की, टारगेट सेल्स। सॉस इमेज में तो ये बिल्कुल शूटिंग टारगेट जैसी दिख रही हैं, बीच में गहरा धब्बा, फिर हल्का घेरा और फिर बाहरी किनारा। इन्हें कॉन्डोसाइट्स भी कहते हैं शायद, और सोर्स में इन्हें याद रखने के लिए HALT संकेत दिया गया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इन्हें कॉन्डोसाइट्स भी कहते हैं, लेकिन टारगेट सेल्स नाम इनकी अपीयरेंस की वजह से ज़्यादा कॉमन है। ये शेप तब बनती है जब सेल का सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम के रेशो में ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंक्रीज्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ये स्पेरोसाइट से बिल्कुल उल्टा है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन का टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया है, या फिर सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होने से उसका वॉल्यूम कम हो गया है। जब सतह ज़्यादा और अंदर का कंटेंट कम होता है, तो जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है वो बीच में इकट्ठी होके वो बुल्स आए या टारगेट जैसा पैटर्न बना लेती है। सरफेस एरिया का बढ़ना या वॉल्यूम का कम होना, ओके। और HALT एक्रोनिम इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, हाल्ट उन कंडीशंस को याद रखने में मदद करता है जहां टारगेट सेल्स अक्सर दिखती हैं, HBC डिजीज और दूसरी हेमोग्लोबिनोपैथीज जैसे थैलेसीमिया। इनमें हेमोग्लोबिन बनने में गड़बड़ी होती है, जिससे सेल का वॉल्यूम कम हो सकता है। थैलेसीमिया में तो हेमोग्लोबिन कम बनता ही है। एस्प्लीनिया मतलब स्प्लीन का ना होना या काम ना करना, जैसे स्प्लीनेक्टोमी के बाद। जैसा हमने पहले बात की, स्प्लीन एबनॉर्मल आरबीसीज को हटाता है। स्प्लीन का एक पिटिंग फंक्शन भी होता है, वो आरबीसी मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा लिपिड या टुकड़े हटाता है। स्प्लीन के न होने पर ये एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन वाली सेल्स ब्लड में बनी रहती हैं। लिवर डिजीज, खासकर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में लिवर की कुछ बीमारियों में ब्लड में लिपिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड बढ़ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा लिपिड आरबीसी मेम्ब्रेन में जमा हो जाते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और टारगेट सेल्स बन जाती हैं। और थैलेसीमिया, जैसा HBC में बताया, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम होता है, जिससे सेल का वॉल्यूम कम हो जाता है और सरफेस एरिया रेशियो बढ़ जाता है और टारगेट सेल्स बनती हैं। तो ये चारों स्थितियां किसी न किसी तरह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो को प्रभावित करती हैं। समझ गई। तो HALT इन अलग अलग वजहों को याद रखने का अच्छा तरीका है, जो आखिरी में टारगेट सेल की शेप बनाते हैं। अब सोर्स में दिख रही आखिरी आकृति पर आते हैं, सिकल सेल्स। इनका नाम और आकार दोनों ही बहुत स्पेसिफिक हैं, हंसिये या अर्धचंद्र जैसे। ये तो सीधे सिकल सेल अनीमिया से जुड़ी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिकल या हंसिये का आकार सिकल सेल अनीमिया की पहचान है। ये एक गंभीर जेनेटिक बीमारी है। इसमें हीमोग्लोबिन जीन में एक खास म्यूटेशन होता है, जिससे एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन S या HbS। नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA हमेशा घुला हुआ रहता है, लेकिन HbS की खासियत यह है कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर लंबे कठोर रेशे मतलब पॉलीमर्स बना लेते हैं। ये रेशे सेल के अंदर जमा होकर उसे खींचते हैं और उसका आकार बदल देते हैं, लचीली डिस्क से कठोर हंसिये जैसा, यानी सिकल्ड। और सोर्स नोट्स में खास तौर पर लिखा है कि ये सिकलिंग कम ऑक्सीजन की स्थिति में होती है। इसका मतलब है कि नॉर्मल ऑक्सीजन में ये सेल्स ठीक दिख सकती हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सिकलिंग एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है, मतलब कोशिका वापस ठीक हो सकती है, खासकर शुरुआत में। जब ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल होता है तो HbS पॉलीमर घुल जाते हैं और सेल वापस डिस्क शेप में आ सकती है। लेकिन बार बार सिकलिंग और डीसिकलिंग होने से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है और आखिरकार सेल परमानेंटली सिकल शेप की हो जाती हैं। इन्हें इरिवर्सिबली सिकल्ड सेल्स कहते हैं। और कम ऑक्सीजन की स्थितियां कब पैदा होती हैं? जैसे ऊंचाई पर जाने पर, या कोई गंभीर इन्फेक्शन हो, डिहाइड्रेशन हो, या जब बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाए, एसिडोसिस। ऐसी सिचुएशंस में HbS पॉलीमराइज होता है और सेल्स सिकल शेप ले लेती हैं। और ये सिकल शेप की कोशिकाएं फिर क्या प्रॉब्लम करती हैं? ये कठोर चिपचिपी सिकल सेल्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल लचीली आरबीसीज की तरह पतली ब्लड वेसल से आसानी से गुजर नहीं पाती। ये फंस जाती हैं, खासकर छोटी वेसल्स में, और खून के फ्लो को रोक देती हैं। इसे कहते हैं वासो ओक्लूजन।
इससे क्या होता है कि आगे के टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे बहुत तेज दर्द होता है, जिसे सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं, और अंगों को नुकसान भी पहुंच सकता है, जैसे स्प्लीन, हड्डियां, किडनी, ब्रेन और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए सिकल सेल्स का दिखना न सिर्फ सिकल सेल एनीमिया का डायग्नोसिस कंफर्म करता है, बल्कि ये मरीज के लिए सीरियस हेल्थ रिस्क्स का भी संकेत है। तो आज हमने इन 4 खास आरबीसी शेप्स, स्फेरोसाइट्स, मैक्रोओवलोसाइट्स, टारगेट सेल्स और सिकल सेल्स को काफी डिटेल में समझा। ये बिल्कुल साफ है कि खून की एक बूंद में दिखने वाली इन सेल्स का आकार कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सेल्स नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, चाहे वो जेनेटिक हो, न्यूट्रिशनल हो, इम्यून सिस्टम से जुड़ा हो या फिर बाहरी माहौल जैसे ऑक्सीजन लेवल से प्रभावित हो, उसके बारे में जानकारी देने वाले इंडिकेटर्स हैं। निश्चित रूप से पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की जांच और उसमें इन अलग अलग आरबीसी आकृतियों को पहचानना ये क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। ये हमें बताता है कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है। स्फेरोसाइट्स हीमोलासिस की तरफ इशारा करते हैं, मैक्रोओवलोसाइट्स B12 फोलेट की कमी की ओर, टारगेट सेल्स लिवर, स्प्लीन या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स की तरफ, और सिकल सेल्स सीधे सिकल सेल एनीमिया की ओर। ये फाइंडिंग्स हमें सही दिशा में सोचने और आगे के टेस्ट प्लान करने में मदद करती हैं। ये वाकई में डायग्नोस्टिक पजल का एक अहम सुराग है। सही कहा। ये जानना कितना फायदेमंद है कि माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाली ये छोटी सी बदलती हुई शेप्स हमें कितनी बड़ी बीमारियों का पता दे सकती हैं। तो लाल रक्त कोशिका आकारकी पर हमारी इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हाँ, लेकिन जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, हमने आज केवल 4 आकृतियों पर बात की। आरबीसी मॉर्फोलॉजी की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। एकाइनोसाइट्स हैं, जिन्हें बर्ड सेल्स कहते हैं, एकेंथोसाइट्स हैं, स्पर सेल्स, टीयर ड्रॉप सेल्स, शिस्टोसाइट्स। हर शेप के पीछे एक कहानी है, एक मैकेनिज्म है और एक संभावित डायग्नोसिस छिपा है। खून की ये सूक्ष्म दुनिया हमें लगातार शरीर की जटिल कार्यप्रणाली और उसमें होने वाली गड़बड़ियों के बारे में सिखाती रहती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में हम इन माइक्रोस्कोपिक संकेतों को और कितनी बेहतर तरह से समझकर बीमारियों का जल्दी और सटीक निदान कर पाएंगे।